DevOps or what is the Azure DevOps? Okay, so first question is what is the Azure DevOps? Let's understand what does it mean. So Azure DevOps support a collaborative culture and set of processes that bring together developers, project managers, contributors to develop software. ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये ऐसा प्रोडक्ट है या ऐसा टूल है जो कि प्रोसेसेस और रिसोर्सेज को टुगेदर लेके आता है, मीन्स साथ में लेके आता है, विच इज मोस्टली यूज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो ये आपको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा दिमाग में बैठाना है कि अगर किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज एज्योर डेवॉप्स, तो कई बार क्या होता है ना कि एज्योर डेवॉप्स के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं मान लो, बट इफ यू आर नॉट एबल टू डिफाइन इट प्रॉपरली, वहीं पे थोड़ा सा एक डिफिकल्टी आ जाती है कि ये करता क्या है या क्या क्या चीज़ क्या है ये। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है, ये आप ध्यान रखना कि ये कोलैबोरेटिव कल्चर के लिए ज़रूरी है या उसके लिए यूज़ होती है। ये प्रोसेसेस को साथ में लेके आती है। ठीक है, और उनके प्रोसेसेस जो हैं वो किसके साथ में लेके आती है? डेवलपर, प्रोजेक्ट मैनेजर, कंट्रीब्यूटर टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसलिए हमने वो स्क्रम वाला पार्ट किया था कि किस में किसका क्या रोल है वो हमें पता चलता है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर की जगह स्क्रम मास्टर भी हो सकता है। ठीक है, प्रोडक्ट ओनर भी हो सकता है। इस तरीके से हम मल्टीपल रिसोर्सेज और डेजिग्नेशन को इंक्लूड कर सकते हैं। आप कुछ भी बोल देंगे कि अगर डेवॉप्स ऐसा टूल है जो प्रोसेसेस और रिसोर्सेज जिसमें डेवलपर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, स्क्रम मास्टर है, प्रोडक्ट ओनर है, कंट्रीब्यूटर है, उनको साथ में लेके आती है फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तो भी वो सही होगा। इट अलाउज ऑर्गेनाइजेशन टू क्रिएट एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट एट फास्टर पेस। तो इसका एडवांटेज क्या है कि ये थोड़ा जल्दी से काम हो जाता है इसमें। जैसे कि हमने वाटरफॉल मेथड देखा था, हमने एजाइल अप्रोच देखी थी, हमने उसमें स्क्रम अप्रोच देखी। तो डेवॉप्स में ये अप्रोच को हम अप्रोप्रिएट अप्रोच या हाइब्रिड अप्रोच को यूज़ करके हम फास्टर डिलीवरी कर सकते हैं ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, देन दे कैन विद द ट्रेडिशनल जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है उनसे थोड़ा फास्ट काम होता है इसमें, इसलिए डेवॉप्स की तरफ ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन का झुकाव होता है। वाई दे आर मूविंग टूवर्ड्स DevOps approach is that they can deliver the software more frequently and more faster। ठीक है, क्योंकि कुछ ऑटोमेशन हो जाता है इसमें। तो इसीलिए आपको एज अ डेवॉप्स इंजीनियर आपको सबसे डील करना होता है, क्योंकि आप ही एक सेंटर पॉइंट होते हैं जो डेवॉप्स को ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करते हैं। मीन्स अगर डेवॉप्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपके पास दौड़ के आएंगे। इफ़ यू आर अ डेवॉप्स इंजीनियर देन यू आर द वन टू कैच फॉर एनीथिंग रिलेटेड टू डेवॉप्स। तो डेवॉप्स में इसीलिए चाहे वो डेवलपर को प्रॉब्लम आ रहा होगा डेवॉप्स से रिलेटेड, या प्रोजेक्ट मैनेजर को कुछ जानना होगा या समझना होगा, या स्टेक होल्डर आपका जैसे एज्योर इंजीनियर को कुछ समझना होगा, या कोई और थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको समझना होगा, दे विल अप्रोच यू। तो देन यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर लैंग्वेज। ओके, तो बहुत सारा इसमें डेफिनेशंस या इंफॉर्मेशन होता है जिसको हमें गो थ्रू करना होता है। यू कैन वर्क इन द क्लाउड विद एज्योर डेवॉप्स सर्विसेज। तो अब ज़्यादातर वैसे आपको यही मिलेगा, एज्योर डेवॉप्स सर्विसेज। इसका एक ऑन प्रीमाइस वर्जन भी आता है जिसको एज्योर डेवॉप्स सर्वर बोलते हैं। तो मोस्ट रेयर ऑफ रेयरेस्ट चांस है जहाँ सिक्योरिटी ज़्यादा टाइटन हो या ऐसा हो कि वो सर्विस यूज़ नहीं करना चाहते, उनका बजट वगैरह अच्छा हो, तो उस केस में वो डेवॉप्स सर्वर में जा सकते हैं, क्योंकि ये फिर डेटा सेंटर में रन कर रहा होगा उनके। तो ये ऑप्शन भी अवेलेबल है, एज्योर डेवऑप्स सर्वर या एज्योर डेवऑप्स सर्विस। तो एक चीज सीख लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये इसमें कुछ अलग है, इट इज एग्जैक्ट सेम। बस ये है कि ये आपके ऑर्गेनाइजेशन में किसी सर्वर पे रन कर रहा होगा और ये क्लाउड पे रन कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है, Azure DevOps provide integrated features that you can access through your web browser or IDE client। तो ये आपके वेब ब्राउज़र के थ्रू आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। IDE क्लाइंट का मैंने आज तक यूज़ नहीं किया है, तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती ऐसी। You can use all the services included with the Azure DevOps or choose just what you need। तो इसमें कौन कौन सी सर्विसेज है वो देख लेते हैं। इनमें से कोई सी भी सर्विस आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको रिक्वायर हो। ठीक है, जहां पे आपको जो सर्विस की जरूरत होगी आप उस सर्विस को यूज कर सकते हैं इनमें से।
तो एक आपकी जैसे सर्विस है एज्योर बोर्ड, ठीक है। एज्योर बोर्ड आपकी एक सर्विस है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन ये है कि ये डिलीवर करता है सूट ऑफ एजाइल टूल्स टू सपोर्ट प्लानिंग एंड ट्रैकिंग वर्क। अभी आपका डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा पेज है। इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो इसको गो थ्रू कर सकते हैं आप, कि भाई अगर क्वेश्चन में पूछ लिया इंटरव्यूअर ने, तो जैसे होता है ना कि इंटरव्यूअर क्या पूछ सकता है, तो वो बेसिक से ही स्टार्ट करे, वो कॉम्प्लिकेटेड कोई सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन से स्टार्ट नहीं करेगा। बोलेगा ठीक है आपने एज्योर बोर्ड पे काम किया, ठीक है बताओ एज्योर बोर्ड क्या होता है। तो आप मीन्स आपको कितना ही आता हो अंदर सब पेज बाय पेज कॉन्फ़िगरेशन भी आता हो, और अगर उसने डेफिनेशन पूछ ली कि ठीक है आपने एज्योर बोर्ड पे काम किया, एज्योर बोर्ड क्या होता है बताओ, तो वहीं पे वो आप स्टक हो जाओगे कि यार ये तो सोचा ही नहीं था, राइट। तो डेफिनेशन जो की कंपोनेंट है जिस पे आपने काम किया उसको डिफाइन करना आना चाहिए, तो उसको विश्वास हो जाएगा कि यस ये जानता है, क्योंकि ये कंपोनेंट क्या काम कर रहा है इसको पता है, इसका मतलब ये बंदा इसके बारे में जानता है। ऑलराइट, तो ये एक टूल होता है, ठीक है, जो सपोर्ट करता है प्लानिंग और ट्रैकिंग ऑफ द वर्क। ठीक है, इतना याद करना है, दिस इज मोर देन इनफ। बाकी आपको वैसे भी आप पढ़ेंगे तो आगे समझ में आ ही जाएगा। तो इसमें ये प्लानिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ द वर्क करता है, ठीक है। आगे के काम जैसे कोड डिफेक्ट भी है, आप इसमें लिस्ट डाउन कर सकते हैं, बग्स होती है वो भी लिस्ट डाउन कर सकते हैं। तो कोई भी वर्क से रिलेटेड कोई भी काम होता है वो इसमें कर सकते हैं आप। जैसे कोई इशू रिपोर्ट किया है कि आपके सॉफ्टवेयर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो भी आप इसमें लिस्ट डाउन कर सकते हैं। तो किसी भी तरह का वर्क हो सकता है वो, और उसकी प्लानिंग और ट्रैकिंग कर सकते हैं। तो बेसिकली यही सेंटेंस है, लेकिन इसने आगे उसको एक्सप्लेन किया है कि किस किस तरह का काम हो सकता है, डिफेक्ट हो सकता है, इशू हो सकता है, या आपका रेगुलर डेवलपमेंट वर्क हो सकता है। तो इस तरीके से कोई भी वर्क है उसको हम प्लान कर सकते हैं एज्योर बोर्ड में, और उसको ट्रैक कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। अभी यूजिंग क्या यूज करके हम इसको ट्रैक कर सकते हैं, या तो हम कानबान मेथड यूज कर सकते हैं जिसमें कार्ड जैसा व्यू होता है, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा ये, और स्क्रम मेथड जो हमने डिस्कस किया था। तो ये मेथड्स यूज करके हम इसको प्लान कर सकते हैं और ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। अब हम डिटेल में तो आगे इसमें देखेंगे, अभी हम ओनली डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ रहे हैं। फिर सेकंड कंपोनेंट इसमें आता है एजियो डेवॉप्स में, वो है आपका एजियो रिपोज या रिपोजिटरी, मतलब हम रिपोज शॉर्ट फॉर्म है तो रिपोज यहाँ यूज किया है। तो ये क्या करेगा, ये गिट रिपोजिटरीज या टीएफएस के साथ काम करता है, टीएफवीसी के साथ। या तो टीएफवीसी टीम फाउंडेशन वर्जन कंट्रोल होता है, और एक हमारा गिट वर्जन कंट्रोल होता है, ठीक है। तो गिट वर्जन कंट्रोल हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल है, ये सेंट्रलाइज वर्जन कंट्रोल होता है, ठीक है, यही अंतर है। और टीम फाउंडेशन आपको रेयरली कहीं देखने मिलेगा, वेरी रेयर ना हो, कोई अगर पुराना कोई यूज कर रहा हो तो ठीक है, बाकी सारे गिट पे मूव हो गए क्योंकि ये बहुत ही रोबस्ट सिस्टम है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि ये कौन कौन से यूं इस पे काम कर सकता है। जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, टीएफएस कोई टीएफवीसी कोई पूछेगा नहीं वैसे। फोर सोर्स कंट्रोल टू योर ऑफ योर कोड, ठीक है। तो सोर्स कंट्रोल के लिए हम एज्योर रिपो यूज करेंगे जो बेस्ड है गिट रिपोजिटरी पे या टीएफवीसी पे, ठीक है। फिर नेक्स्ट कंपोनेंट जो कोर कंपोनेंट है, ये सारे कोर कंपोनेंट है, मीन्स इनके बारे में हम आगे जानने वाले हैं, ऐसा नहीं कि मैं ये पढ़ा के आपको फिनिश कर दूंगा। तो एज्योर पाइपलाइन ये क्या चीज होती है, प्रोवाइड्स बिल्ड एंड रिलीज सर्विसेज, ठीक है। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है तो सॉफ्टवेयर की कोडिंग तो आपका कोडर कर लेगा, ठीक है। मान लिया उसने कोडिंग कोडर ने कर ली, फिर वो जो आपका जैसे गिटहब है पे चढ़ाना है या एज्योर रिपो पे चढ़ाना है, जो अपना रिपोजिटरी है वो बनाना है, वो सारा काम वो करके देंगे आपको, वो एप्रोप्रिएट ब्रांच में सब कुछ डाल के आपको दे देंगे। यहाँ से आपका काम स्टार्ट होता है, ठीक है। रिपो में आपका काम ओनली इतना ही होता है कि आप उसको देख पाएं कि कौन सी ब्रांच है वगैरह, क्योंकि ये अगर आप एज्योर रिपो यूज कर रहे हैं या गिटहब रिपो यूज करें, कॉन्फ़िगरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पे काम करना है, इससे ज्यादा कोई आपका इसमें एज्योर रिपो में काम नहीं है। एज्योर पाइपलाइन पे आपका मेन काम होता है, ठीक है। एज्योर पाइपलाइन आपकी जो मेन पाइपलाइन होती है, वो एज्योर पाइपलाइन पे आप काम करने वाले हैं, यही आपकी की थिंग होती है, जो आपको इंटरव्यू या आपको जहाँ पे भी आप जॉब टारगेट करेंगे वहां पे पूछी जाएगी या मांगी जाएगी, ठीक है। तो मेन चीज आपकी यही होती है। ओके, नेक्स्ट इज, तो इसमें क्या कैसे डिफाइन करेंगे हम, अगर एज्योर पाइपलाइन के बारे में कोई पूछ लेता है, तो इट प्रोवाइड बिल्ड एंड रिलीज सर्विसेज,
ये किस में काम आती है? पाइपलाइन जो बनाते हैं वो बिल्डिंग द सॉफ्टवेयर, बिल्डिंग मतलब हो गया आपका सिंपल वर्ड में कंपाइलिंग, जो हम कंपाइलिंग प्रोसेस करते हैं उसको बिल्डिंग बोलते हैं, बिल्ड द सॉफ्टवेयर। तो ये ऐसा हो जाएगा, कंपाइल्ड प्रोडक्ट बन जाएगा इसका, ठीक है। और फिर रिलीज कर सकते हैं उसको, अलग अलग एनवायरनमेंट में उसको डालना है तो वो रिलीज प्रोसेस हम कर सकते हैं। ये बिना एज्योर डेवऑप्स के भी हो सकता है। मीन्स हम मैन्युअली जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं वो हम बिल्ड करते हैं और फिर उसको हम कॉपी पेस्ट या आप समझ लो कि एफटीपी के थ्रू सर्वर पे अपलोड कर लेते हैं। तो यही प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे एज्योर पाइपलाइन के थ्रू। मैनुअल अभी एज्योर पाइपलाइन या एज्योर डेवऑप्स आया या कोई भी डेवऑप्स प्रोसेस आया उससे पहले कंपनीज वही यूज करती थी, मैनुअल वाली अप्रोच, जिसमें वो इजीली ये परफॉर्म कर पाती है। लेकिन नाउ पाइपलाइन विल टेक केयर ऑफ इट ऑटोमेटिकली। तो यही हम इसका बेनिफिट या एडवांटेज लेना चाहते हैं। तो कई बार क्या होता है कि आपका जो डिप्लॉयमेंट प्रोसेस होता है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है और बहुत सारे उसमें डिसीजंस होते हैं। तो इसलिए कंपनीज टारगेट करती है कि वो एज्योर डेवऑप्स एडॉप्ट करें और वो ऑर्केस्ट्रेट करे कि सारे डिसीजन या सारे डिप्लॉयमेंट जो है वो आपके ऑटोमेट हो जाए। अब मैं एक आपको सिनेरियो देता हूँ। जैसे कि आपके पास में एक आपकी किसी कंपनी में जॉब लग गई और उस कंपनी में लेट से अगर एक या दो सॉफ्टवेयर उनके डिप्लॉय होते हैं हफ्ते या 2 हफ्ते में, तब तो उनको कोई डेवऑप्स इंजीनियर की जरूरत नहीं है, इतना बजट भी नहीं होगा उनके पास और इतना खर्चा भी नहीं करेगा। वो बोलेंगे मैन्युअली हम कर लेंगे भाई, क्योंकि 10 मिनट लगते हैं कोड को इधर से कॉपी करके उधर डालने में। ठीक है, किसी भी सर्वर में अगर मैन्युअली किसी को अपलोड करना है, इट हार्डली इट विल टेक मे बी 10 to 20 मिनट्स। ठीक है, बट किसी के पास में 100 क्लाइंट है और 500 सॉफ्टवेयर उनको डिप्लॉय करने होते हैं, तो फिर उनको एक रोबस्ट सिस्टम चाहिए कि कब कौन डिप्लॉय करेगा, कैसे डिप्लॉय होगा। हर एक की एक पाइपलाइन बनी हुई है। जैसे 100 अगर क्लाइंट को कोई डील कर रहा है कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो उस वो मैन्युअली नहीं कर पाएंगे, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है वो मैन्युअली सब स्केड्यूल कर लें, डेवलपर का काम भी चेक कर लें, वो सब कुछ डिप्लॉयमेंट भी प्रोसेस कर लें। वो तो मिशन इम्पॉसिबल हो जाएगा उनके लिए, क्योंकि फिर उसमें उसमें हर एक क्लाइंट का कम से कम 3 एनवायरनमेंट होगा। पहला होगा क्यूए, क्वालिटी एश्योरेंस, दूसरा होगा यूएटी एनवायरनमेंट और तीसरा होगा उनका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। और ये तीनों एनवायरनमेंट में आपको अलग अलग डिप्लॉयमेंट करना है और अलग अलग टाइम है और अलग अलग उनकी रिक्वायरमेंट है। जैसे उनका डाउन टाइम अलग हो सकता है, उनका काफ़ी कुछ प्रोसेस डिफिकल्ट हो सकता है, मल्टीपल डिपेंडेंसीज हो सकती है, एक सॉफ्टवेयर के साथ में 2-3 सॉफ्टवेयर और अलग से आपको डिप्लॉय करना है। जैसे कि आप अगर फ्रंट एंड डिप्लॉय कर रहे हैं तो साथ में बैकएंड को भी अपडेट करना होता है, डेटाबेस को भी अपग्रेड करना होता है। तो ये वाला प्रोसेस जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, या आपके डेवऑप्स इंजीनियर का सबसे ज़्यादा इंटरव्यू क्वेश्चंस यहीं इसके अराउंड होंगे। ठीक है, बोर्ड के अराउंड होंगे। पहला प्रोडक्ट ये होगा, दूसरा प्रोडक्ट ये होगा। रिपो में इतना बड़ा सब्जेक्ट नहीं है तो इजीली आप कवर कर पाएंगे, पर बोर्ड और एज्योर पाइपलाइन ये दो चीज़ में आपकी ज़्यादा एम्फेसिस रहेगा। ठीक है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वर्क लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अभी आप यहाँ पाइपलाइन बनाएंगे तो ये बिल्ड एंड रिलीज सर्विसेज में काम आएगी टू सपोर्ट कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। ठीक है, जब हम कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन की बात करते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में सी आई बोलते हैं। तो आपने सुना होगा, अगर पहले कभी सुना होगा एज्योर डेवऑप्स किस में काम आता है, तो इसमें हम सी आई सी डी पाइपलाइन बना सकते हैं। तो सी आई का मतलब होता है कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि हम जो प्रोडक्ट को बिल्ड करते हैं उसी को कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन बोला जाता है। कि आपका प्रोडक्ट रिलीज हुआ, जैसे डेवलपर ने डेवलप किया, उसको मर्ज किया मेन ब्रांच में और फिर आपकी रिपो में उसने डाला, जैसे ही रिपो में डाला ये बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। कि डेवलपर को कुछ नहीं करना है, डेवलपर खाली ब्रांच में डालेगा, ऑटोमेटिक ये सब चलना चाहिए। ये एक ऑटोमेशन है एक तरीके से। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सी आई पार्ट, कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन। एंड डिलीवरी पार्ट जो है, या कंटिन्यूअस डिलीवरी जिसको बोल सकते हैं, कंटिन्यूअस यहाँ से लेंगे, डिलीवरी यहाँ से लेंगे, सी डी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूअस डिलीवरी, तो ये होता है रिलीज सर्विसेज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ
कि जो डिलीवरी हम कर रहे हैं या जो प्रोडक्ट फाइनली आपके सर्वर पे डिलीवर हो रहा है, डिलीवरी का मतलब ये से समझिए कि एक ये पैकेज है जो आ रहा है और जो सर्वर रिसिपिएंट है, जैसे हमारी नॉर्मल घरों में डिलीवरी होती है उसी तरीके से, तो हमारा सर्वर वेट करता रहेगा कि नया अपडेट आएगा, तो वो अपडेट हम डिलीवर कर रहे हैं बेसिकली सर्वर को, तो दैट इज कॉल्ड, हम नॉर्मल लैंग्वेज में इसको रिलीज भी बोल सकते हैं, वी आर रिलीजिंग न्यू वर्जन ऑफ आवर सॉफ्टवेयर टू द सर्वर। और डेवऑप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कंटिन्यूअस डिलीवरी बोल सकते हैं, कि ये डिलीवरी भी ऑटोमेटिक हो जाए। जब ये बिल्डिंग ऑटोमेटिक हो जाती है तो ये एक पाइपलाइन बन जाएगी कि पहले बिल्ड होगा फिर रिलीज होगा, तो ये कंटिन्यूअस हमारे अलग अलग एनवायरनमेंट में हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जाते हैं एजियोर टेस्ट प्लान। तो ये प्रीमियम वर्जन में ही मिलेगा आपको, जिसमें आप टेस्टिंग के भी कुछ इंक्लूड कर सकते हो, जैसे टेस्ट शूट बना सकते हो, टेस्ट प्लान बना सकते हो, बट बेसिक टेस्टिंग हम वैसे भी हमें फ्री वर्जन में भी मिल जाती है, तो हम टेस्ट की टास्क वगैरह कैसे बनेंगी वो देख लेंगे। प्रोवाइड सेवरल टूल्स टू टेस्ट योर एप्लीकेशन, ठीक है, इंक्लूडिंग मैनुअल और एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, ठीक है। तो दोनों तरीके की टेस्टिंग ये सपोर्ट करेगा, मैनुअल वाली जिसमें आप मैन्युअली कंफर्म करेंगे, और एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग अगर कोई बग आप फाइंड आउट करते हैं तो वो भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं। एंड कंटिन्यूस टेस्टिंग, ठीक है, तो कंटिन्यूअली आप टेस्ट कर सकते हैं। कुछ टेस्ट ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है उनको भी आप साथ में इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और ऑटोमेटिकली आप जैसे कोड रिव्यू हो गया ये सब आप इससे कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एज्योर आर्टिफैक्ट। तो ये इतना काम नहीं आएगा, लेकिन इसके अंदर पाइपलाइन आर्टिफैक्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा काम आता है आपके केस में। तो ये क्या अलाउ करेगा, अलाउ टीम्स टू शेयर पैकेजेस। तो ये जैसे पैकेज सर्विस होती है, मावेन होता है ना, एनपीएम होता है, नेट होता है, तो ये जो पैकेजिंग सर्विसेज हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये कोई वर्जन आपका मावेन से पिक कर रहा है या एनपीएम से पिक कर रहा है और आप वहाँ से रन नहीं करें, आप चाहें कि आपका लोकली वो पैकेज अवेलेबल हो और लोकल सर्वर से आपका वो पैकेज फेच हो जाए, तो आप इसको एज्योर आर्टिफैक्ट में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। और वो पैकेज आपका जब भी बिल्ड प्रोसेस होगा वो वहाँ से पैकेज उठाएगा। तो इसका एक एडवांटेज ये है कि आपका आर्टिफैक्ट या आपका जो पैकेज हर बार अगर वो न्यू गेट पे जाएगा और वहां से रन करेगा, तो ये एक डिपेंडेंसी है, तो उस डिपेंडेंसी को अवॉइड करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, सो ये हो गया अपना ये तो ये कहाँ पे है, ये एंड मोर पब्लिक एंड प्राइवेट सोर्सेस। तो कोई से भी, या तो पब्लिक सोर्स जो कि ओपन सोर्स होते हैं वहाँ से, या प्राइवेट सोर्स आपने कोई अ, ऐसा पैकेज यूज़ किया जो प्राइवेटली टोकन के साथ अवेलेबल है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। एंड इंटीग्रेट विद द पैकेज शेयरिंग इनटू योर पाइपलाइन। तो ये आपकी पाइपलाइन जब बिल्ड प्रोसेस होगा तो ये पैकेज आप इसमें शेयर कर सकते हैं, हम देखेंगे जब पाइपलाइन बनाएंगे तो ये पता चलेगा। तो दैट्स इट, यही कंपोनेंट है, इस पे थोड़ा सा हमें हैंड्स ऑन करना है, इनके बारे में समझना है, और इनके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है उसको हमें समझना है। तो ये हम नेक्स्ट 5 to 6 डेज करने वाले हैं, फिर हम पाइपलाइन वगैरह बनाएंगे तो इसमें और क्लैरिटी आती जाएगी। ठीक है, अब चूज द सर्विस, कौन सी सर्विस लेनी चाहिए हमें, ऑन प्रेमाइज वाली भी है ये, तो डेफिनेटली ऑन प्रेमाइज वाली एक्सपेंसिव होती है, लेकिन कई बार ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी सिनेरियो होता है तो वो ऑन प्रेमाइज में भी जा सकते हैं, बहुत रेयर चांस है। बट एज्योर डेवऑप्स सर्विस सपोर्ट इंटीग्रेशन विद github.com, गिटहब एंटरप्राइज सर्वर रिपोजिटरीज। चूज एज्योर डेवऑप्स सर्विस व्हेन यू वांट फॉलोइंग आउटकम। तो ये कुछ रिकमेंडेशन है, जब कब यूज करेंगे, अगर सर्विसेज सर्विसेज हम यूज करेंगे, या इसको एज्योर क्लाउड डेवऑप्स सर्विस भी बोल सकते हैं। तो क्लाउड वाला वर्जन कब यूज करेंगे, जब हमें क्विकली सेटअप करना हो, क्योंकि वो वाले में तो फिर आपको सर्वर खरीदने पड़ेंगे, वो तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चाहिए उसमें, ठीक है। मेंटेनेंस फ्री ऑपरेशन चाहिए, जैसे हम एज्योर यूज करते हैं उसी तरीके से, इसमें कोई मेंटेनेंस का हेडेक नहीं है, प्लेटफॉर्म है, सर्विस है, तो ये आप सब्सक्राइब कर लो, उसके बाद में आप आराम से उसको कॉन्फ़िगर करके यूज करो। इसमें इजी कोलेब्रेशन अक्रॉस डोमेन, तो इजीली आप कोलेबरेट कर सकते हैं, यूज़र्स के साथ में शेयर कर सकते हैं, इस तरीके से आप कोलेबरेट कर सकते हैं। इलास्टिक स्केल है, मतलब जितना पैसा दोगे उतना वो बढ़ता जाएगा, जितना लार्ज स्केल पे आप इसको यूज़ करना, यू कैन डू इट।
एंड रॉक सॉलिड सिक्योरिटी है। तो इनकी सिक्योरिटी प्री कॉन्फ़िगर्ड मिलती है हमें, जो कि रीजनेबल है हर तरीके से, आपके जो कोड है या आपका पाइपलाइन है या जो आपका वर्क है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑल राइट, तो हम इसको फ्री में स्टार्ट कर सकते हैं बेसिकली, और हम इसको साइन अप कर सकते हैं। अब कब हम एज्योर डेवऑप्स सर्वर चूज करेंगे? जब हमें ऐसा कोई रिक्वायरमेंट हो कि हमें हमारी ऑन प्रेमाइस मीन्स हमारी कंपनी में ही वो सर्वर चाहिए, जैसे कि बिल्ड सर्वर सपोर्ट्स ऑन प्रेमाइसेस ओनली, और उस क्लाउड